हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मशीन डिज़ाइन का ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जर्नल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। हम मशीन अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो जर्नल क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइज़ देख सकते हैं और टाइप्स ऑफ द पार्ट्स देख सकते हैं, क्या साइज है और पार्ट्स का क्या टाइप्स हैं। अगर किसी भी मशीन पार्ट का डिज़ाइन करना है, स्ट्रेसेस को देखना है या किसी क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करना है, हमें एक सेफ कंडीशन के लिए या रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एक सेफ और रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए। और यह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जो पार्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो मशीन पार्ट सस्टेन कर लेगा, जो फोर्सेस हैं उनको सस्टेन कर लेगा या नहीं करेगा। तो प्रॉपर हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या साइज़ ले सकते हैं और किस टाइप से हम ले सकते हैं। और हमें जो भी इम्पैक्ट लोड है, सडनली अप्लाइड लोड है या किस तरीके से फेल हो सकता है उस मटेरियल का, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी मशीन का, किसी भी पार्ट का, तो हमें प्रॉपर लोड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साइजेस के बारे में, कितना स्ट्रेसेस लग रहा है किसी क्रॉस सेक्शन पे, कितना वो बियर करेगा सेफ कंडीशन तक, और कितना सस्टेन करेगा, जो भी फोर्सेस को कितना वो उसको बियर कर सकता है बिना किसी फेलियर के। तो उसका साइज क्या होगा, किस टाइप का होगा वो, ठीक है। ये हमें नॉलेज होना चाहिए। देन दूसरा आता है कि टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस। जो लोड है मशीन पे, किसी पार्ट पे किस अलग अलग तरीके से लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस या बियरिंग स्ट्रेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का मशीन है और किस टाइप के फोर्सेस उसमें लग रही है, किस तरह की इंटरनल स्ट्रेसेस उस पर लग रही है। तो उसी के बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे, टेंसाइल के बेस पे, शियर से के बेस पे, या हमें कंप्रेसिव के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। जब पावर लॉस्ट होती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, पावर यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन अगर दो पार्ट्स में होगा तो क्या होगा, पावर के लॉसेस होंगे। फ्रिक्शन अगर हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है तो फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन क्या होता है, अगर मान लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन अगर हाई है, देन रनिंग फ्रिक्शन, तो हमें ये नोट करना होता है कि कौन सा फ्रिक्शन हाई है। तो अगर हमें ओवरऑल देखें तो हमें प्रॉपर जो भी पार्ट्स हैं जिसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो उसको हमें देखना होगा, उसके लिए हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन या जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो वो प्रोवाइड करनी होती है। तो हमें पहले तो यही आइडिया होना चाहिए ना कि कौन कौन से पार्ट में फ्रिक्शन हो सकता है, कहाँ पे हम उसको रजिस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर कंसिडर करते हैं डिज़ाइन करते टाइम पे। और मोशन को कि मोशन पार्ट है में कैसा है मशीन में, ठीक है। मशीन यानी कि काइनेमेटिक्स को देखते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि मोशन किस तरह तरीके का है पार्ट्स के बीच में। तो अगर कोई भी सक्सेसफुल डिज़ाइन है या कोई ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं मशीन में, तो जो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस सक्सेसफुल डिज़ाइन के लिए हमें जो मशीन पार्ट्स का जो ऑपरेशन है किस तरीके के अरेंजमेंट है। और जो पार्ट्स हैं उसका एक रिक्वायर्ड मोशन होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का मोशन है। तो देखते हैं कि हमें किस किस टाइप का मोशन हो सकता है। कर्वीलीनियर मोशन होता है, कर्व में मूव करे, या कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशन का मोशन हो सकता है। मतलब मोशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो भी पार्ट्स कनेक्टेड हैं वो किस तरीके का मोशन कर रहे हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। देखो कर्वीलिनियर यानी कि कर्व में और लीनियरली मूव करेगा। कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है कि एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट होगी। रेक्टिलिनियर में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी उसकी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी।
देन कंसिडर करते हैं हम इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट जो फीचर्स हैं, यानी कि जो भी ऑपरेशनल फीचर है मशीन के, उसको केयरफुली स्टडी करना चाहिए हमें। जो भी कंट्रोलिंग, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग लीवर्स, जो भी लोकेशन है उनकी, हमें कन्वीनियंट हैंडलिंग के बेस पे हमें उसको देखना चाहिए कि वहाँ उसकी लोकेशन क्या है। और चेक करना चाहिए एलिमेंट क्या क्या है, जो भी और पार्ट्स हैं उनके, यानी कि अलग अलग पार्ट्स हैं तो उसका प्रॉपर एलिमेंट चेक करना चाहिए किस अलाइनमेंट में है वो। देन हमें इजी और एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए, जो कि ब्रेक कर रही है जो पार्ट्स, या वियर हो रखा है या ब्रेकेज हो रखा पार्ट्स में। तो इकोनॉमिकल ऑपरेशन हमें स्टडी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी मोशन है किसी मशीन का अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि किस तरीके से कन्वीनियंटली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए अगर प्रोडक्शन हो तो। यानी कि कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन के दौरान प्रॉपर यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी हम देखते हैं, फीचर्स को भी देखते हैं। देन आता है उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। डिज़ाइनर जो भी डिज़ाइन करता है उसको नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज होनी, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो भी अलग अलग मटेरियल्स की, वर्किंग कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम वर्क करवाएंगे इस प्रॉपर मशीन को, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितना फ्लेक्सिबल है वो, कि अगर उसमें लोड चेंज हो रहा है यानी कि वेरिएशन ऑफ द लोड के लिए वो कितना फ्लेक्सिबल है। कम लग रहा है तो वो अडेप्ट कर लेगा, ज़्यादा लग रहा है तो भी वो उसको चेंज कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि ज़्यादा लग गया तो वो फेल हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या है, अलग अलग इन्वायरमेंट के बेस पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है उस मशीन की, प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी क्या है कि कितना टाइम तक वो टिक के काम कर सकता है गिवन कंडीशन में, प्रॉपर स्ट्रेंथ क्या, अगर फोर्सेज लग रहे हैं अलग अलग टाइप्स के तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो स्ट्रेंथ रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है या नहीं है। देन कोरोजन रेजिस्टेंट है या नहीं है, ये प्रॉपर देखना चाहिए। एबिलिटी टू कास्ट, यानी कि उसको क्या हम कास्ट कर सकते हैं, कि क्या एबिलिटीज़ है, किस एबिलिटी से कितनी एबिलिटी है कास्टिंग की, या वेल्डिंग हम कितना कर सकते हैं उसमें, कास्टिंग की या एक प्रोसेस है, ठीक है, ये वेल्डिंग प्रोसेस है। या हार्डन, जो हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है उसको हार्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वेल्डेबिलिटी क्या है, मशीनेबिलिटी क्या है, कि हम प्रोडक्ट को बनाना है, पार्ट्स को बनाना है तो उस मटेरियल की क्या है, मशीनिंग किस तरीके से हो सकती है, मशीनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कहने का मतलब है कि अगर हमें सिलेक्शन करना है प्रॉपरली मटेरियल को तो हमें कौन सी प्रोसेस को अडेप्ट कर सकते हैं, कास्टिंग को, वेल्डिंग को, मशीनिंग को, या कोई भी प्रोसेस को, तो हमें उसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फैसिलिटीज़ इन द वर्कशॉप, डिज़ाइनर को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में कि हमारे पास में क्या लिमिटेशंस हैं, हमारे पास में क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, अपनी नॉलेज होना चाहिए हमारे पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब अगर डिज़ाइन करना है, हमें डिज़ाइन का प्लान करना है वर्कशॉप में, तो हमारे पास में क्या वो मशीन अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो हमारे पास में रिसोर्सेज है, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यानी कि वर्कशॉप डिज़ाइनर का काम ये नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन बना दिया, उसको ये भी देखना होगा कि वर्कशॉप है जो हमारे पास में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, किस मेथड से हम करेंगे ऑपरेशन, किस तरीके से करेंगे, क्या वो हैंडलिंग कर सकते हैं, कास्टिंग हो सकती है, या कोई स्पेशल पार्ट बनाना है तो उसके लिए क्या है। तो मतलब उसको क्लियरफुली और जो भी प्रॉपर फैसिलिटी है हमारे पास में अवेलेबल वर्कशॉप में, उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसको प्रॉपरली और केयरफुली देखना चाहिए कि हमारे पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। देन उसके बाद आता है स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जब भी पॉसिबल हो। तो मोस्टली यही होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं उनका यूज़ हो। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसको यूनिवर्सली अडेप्टेबल हो या प्रॉपर एरिया में वो अडेप्टेबल हो, यानी कि उनका डिज़ाइन है, अगर कोई उसका साइज या शेप से अगर बोले तो वो एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है।
तो वो भी देना देना चाहिए, यानी कि हमें इतना भी नया डिज़ाइन नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करके डिज़ाइन ज़रूर करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर ना पॉसिबल हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो हमें स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। देन उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मशीन डिज़ाइन में कंसिडरेशन करना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अगर डिज़ाइनर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम से कम लगे। तो हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना जो इकोनॉमिकल हो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम से कम हो। तो डिज़ाइनर को ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम से कम हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देन आता है असेंबली ऑफ द पार्ट्स। अगर हमें मशीन जो भी पार्ट्स हैं अगर असेंबल करने हैं तो उसको एक्चुअली में किस तरीके से वो यूज़ करना है। अगर असेंबली करनी है तो वो कैसे यूज़ होगा उसका। अगर बड़ी यूनिट्स हैं तो वो किस तरीके से असेंबल होंगी, उनका प्रॉपर टेस्टिंग होना। देन ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, मतलब जहाँ पे वो वर्क हो रहा है और असेंबली कहीं और हो रही है तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे वो टेस्टिंग होगी। तो हमें देखना होगा कि पार्ट्स की असेंबली किस तरीके से होगी। तो मतलब फाइनल लोकेशन है मशीन की वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लो पार्ट्स अलग अलग बने, कहीं कहीं बने, तो फाइनल जो भी असेंबली होनी है तो उसमें कौन सा पार्ट किस तरीके से असेंबल होगा। तो डिज़ाइनर को इस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन या मशीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से असेंबली होगी। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।